जी, क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। वो इसमें कह रहा है कि कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जो इक्वल हैं एक दूसरे के ना, वो हमने बताने हैं। तो पहले तो आपको ये पता हो कि जो मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल होते हैं उसमें कौन सी ऐसी कंडीशन है जो ज़ाहिर करती हैं कि इक्वल है। जी, तो आगे हम ये देखते हैं, पेज नंबर 3 पे देखेंगे हम। ये लिखा हुआ है इक्वल मैट्रिसेस। यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस देन ए इज said to be equal to b and denoted by a is equal to b if and only if। वो कहता है a इज़ इक्वल टू b हम तब कहेंगे ये एक दूसरे के इक्वल है इफ़ अगर ये दो कंडीशन उस पर लागू हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं। तो इसमें हमें ये देखना है, पहली जो कंडीशन वो ये होती है इक्वल को जो ज़ाहिर करती है, वो कहती है द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, यानी जो ऑर्डर ए का हो वही ऑर्डर बी का हो। हमने पीछे फाइंड किए हैं ऑर्डर, तो वो हमने देखना है कि यानी जितनी रोज़ और कॉलम्स ए में हो उतनी ही रोज़ और कॉलम्स बी में हो। यानी ए में देखें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो बी में देखें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो इसका मतलब पहली कंडीशन ये पूरी होगी, तो ये ए इज़ इक्वल टू बी के है। हमने दूसरी अब कंडीशन देखनी है, देयर कोरस्पोंडिंग इंट्रीज आर इक्वल। वो कहता है कोरस्पोंडिंग इक्वल वो होती है यानी जिस जगह पे जो वर्ड लिखा हो दूसरे में भी वही उसी जगह पे लिखा। जैसे अब ए में यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, बी में हमने देखना वहीं पे 1 लिखा हुआ है, तो ठीक है। अब हमने ए में देखना ये 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, यानी पहली रो में 1 और 3 है। बी में हमने देखा वहाँ भी 1 और 3 है। तो ए में हमने देखा रो 2 में -4 और 2 है, तो हमने बी में भी देखा -4 और 2 है, यानी जहाँ पे 2 है ये भी 2 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे भी -4 है, उसी जगह पे जिस जगह पे एक है। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन भी लागू होगी। इसका मतलब ए इज़ इक्वल टू बी के है। तो हम आगे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे, वहाँ देखेंगे। ये मैंने इधर लिखे हुए हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा शुरू होता है ए। ये मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, एंट्रीज की हुई हैं इनकी। तो ए हमने देखना है किसके इक्वल है। ए में ए का जो मैट्रिक्स है वो 3 है, तो यहाँ पे हमने देखना है वो सी के इक्वल है। सी के इक्वल कैसे हुआ, 5 में से अगर हम 2 निकालें तो कितना बचता है 3। इसका मतलब सी इज़ इक्वल टू 3 मैट्रिक्स के हैं। तो ए और सी ये इक्वल हो गए। यहाँ पे हम लिखेंगे ए इक्वल टू सी, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने देखा बी। अब बी में 3 और 5 हैं। हमने देखना है कि किस में 3 और 5 है, और एक रो हो 2 कॉलम हो, उसमें हमने देखना है 3 और 5 किस में है। तो ये देखें आई में 3 ये लिखा हुआ है, इसमें भी ये 3 लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है 3 + 2, इसका मतलब दोनों को प्लस करें तो 5 बन जाता है। तो ये कंडीशन बिल्कुल बी की तरह है। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, बी इज़ इक्वल टू आई, ये हमने इधर लिख दिया। आगे देखें सी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे डी देखेंगे, डी में है 5 और 3, तो हम इसमें देखेंगे 5 और 3 कहाँ पे आता है। तो तकरीबन 5 और 3 कहीं भी नहीं हो, तो ये किसी के भी इक्वल नहीं है, ये हम छोड़ देंगे। आगे ई देखेंगे हम, ई 4, 0, 6 और 2 ये किस में है वो हम देखेंगे किस में ये जाके ये देखें। एक तो एच में हो रहा है ये आई, एक तो यहाँ अगर हम देखें तो ये एच में हो रहा है, एक तो यहाँ पे, यानी ये देखें 4, यहाँ पे 4, 0, फिर 6, 2, और दूसरे नंबर पे ये अगर हम देखें तो ये आई के साथ मिल रहा है। किसके साथ, आई के साथ। ये देखें आई के साथ कैसे मिल रहा है, ये 2 + 2 करें 4 हो जाएगा, 2 में से 2 निकालेंगे तो 0 यहाँ पे हो जाएगा, जैसे ये 0 है। और आगे देखें ये 2 + 6 4 लिखा हुआ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 6 हो जाएगा, ये भी 6 है।
यहाँ पे 2 में +0 करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 2 का 2 रहता है, तो ये 2 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे E = H और H = J, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमने देखा आगे F में क्या है कि 2 और 6 यानी 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। हमने देखना, ये देखें जी में देखें, 3 में से 1 निकाला 2 बचा, यानी इसमें 2 आ गया। अब 3 को 3 में प्लस करें तो 6 हो गया इसमें से, यानी 2 और 6 ये सेम हो गया। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि F = किसके हैं, जी के, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर अब करेंगे 3। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में देखिए, फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ A B C and D विच सेटिस्फाई दी मैट्रिक्स इक्वेशन। तो ये कहता है इसमें जो ये मैट्रिक्स देखें 2 दिए हुए हैं, वो कहता है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसमें से हम A की, B की, C की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इससे ये ज़ाहिर जो हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इक्वल का हमने 2 कंडीशन पीछे देखी है, तो वो क्या होगी वो आपको पता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि उसकी कंडीशन क्या होती है। तो ये मैंने इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा सोल्यूशन। अच्छा, सोल्यूशन के बाद वो कहता है इसमें A B C और D की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पे ये जो पहले लिखा हुआ है A + C = किसके, 0 के। अच्छा, आगे लिखा हुआ है A + 2B = किसके हैं, -7। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि A + C = 0 के, ये कैसे बराबर हो गए। ये मैं पहले लिख लूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये कैसे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। = 3 और 4D - 6 = 2D। अच्छा, हमने पीछे कंडीशन पढ़ी थी, अगर हम बुक में देखें इसकी कंडीशन नंबर 2 इक्वल की, देयर कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल, यानी यहाँ पे A में लिखा हुआ है 1, ये इक्वल किसके है, इस 1 के। ये 3 इक्वल किसके है, इस 3 के। तो इस वजह से मैंने ये लिखा यहाँ पे समझ लें, ये हमारे पास ये पहली है, ये इक्वल किसके है, 0 के। तो ये C - 1 ये इक्वल किसके है, 3 के। A + 2B बराबर किसके है, 7 के। 4D - 6 किसके बराबर है, 2D के। ये मैंने वही लिखा। हम क्या करेंगे, इनको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, इसको 2 का नाम दे देता हूँ मैं, इसको 3 का नाम और इसको 4 का नाम। अच्छा, अब हम इसमें से इनकी वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे और उसे ये बताएंगे कि ये वाकई में ये जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 पहले हम हल करेंगे। अच्छा, मैं इक्वेशन 3 पहले क्यों हल कर रहा हूँ, ये इसलिए कि इसमें डायरेक्ट हम अगर देखें, ये देखें C - 1 = 3, इसमें डायरेक्ट हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं ये लिखूँ A + C = 0, इसमें हमारे पास कोई भी यानी कांस्टेंट वैल्यू बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आती, इसलिए मैंने पहले C को रखा। तो C में से जब हमारी वैल्यू आएगी, आपको पता है इस तरफ कोई भी वैल्यू हो, वो अगर हम उसे दूसरी तरफ लेके जाएं तो उसके साइन चेंज हो जाता है। तो C = क्या होगा जी, ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, C की वैल्यू आ गई हमारे पास। अच्छा, C की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमने क्या किया, अब C की वैल्यू अगर इसमें पुट करें, हम इधर लिखेंगे इक्वेशन 1, उसे बताएंगे कि इक्वेशन 1 को हम हल कर रहे हैं। तो A + C = 0, जहाँ पे आप लिख सकते हैं पुट। अच्छा, A + C की वैल्यू क्या है, 4 = 0। तो A जब हम इसे उस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4। ये हमारे पास
किसकी वैल्यू आ गई जी, ए की। जी उसके बाद हमारा आगे क्वेश्चन हम हल करेंगे कि उसके बाद हम लेते हैं इसमें से ए प्लस इक्वेशन 2 लेते हैं। हम इधर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, तो उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ये मैंने लिखा। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पुट ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 4 -4, ये मैंने लिखा, प्लस 2b की वैल्यू हमारे पास कोई भी नहीं है, इज इक्वल टू -7। तो 2b इस तरफ रह गया, जब 4 उस तरफ जाएगा तो -7 प्लस का हो जाएगा +4, तो 2b इज इक्वल टू माइनस का 3 बचा। अच्छा उसके बाद b इज इक्वल टू -3/2। इस 2 को मैंने क्या किया, इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारे पास क्या आ गई, b की वैल्यू। उसके बाद मैंने इक्वेशन नंबर 4 ली, इक्वेशन 4 उसे बताया, और इक्वेशन 4 मैंने यहाँ पे इंटर की, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। इक्वेशन नंबर 4 के मुताबिक ये 4d, ये 2d है, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 2d हो जाएगा, इज इक्वल टू ये उस तरफ जाएगा तो ये 6 हो जाएगा प्लस का। अच्छा यहाँ से बचा हमारे पास 2d इज इक्वल टू 6, और उसके बाद d इज इक्वल टू 6/2, यानी ये जो 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ये जब उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हमने ये काट दिया 2 के टेबल से। d इज इक्वल टू हमारे पास बचा 3, तो ये हमारे पास क्या, कौन सी वैल्यू आ गई, d की। जी हमने क्या लिखा उसके बाद, a इज इक्वल टू, हमारे पास सारी कंप्लीट वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ पे मैंने लिखा a इज इक्वल टू, कितना था a हमारे पास, -4, और b हमारे पास कितना आया, -का 3/2, और c हमारे पास 4, और d हमारे पास आता है 3। ये हमारा आंसर। वास्सलाम।